नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम @9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर हैं, जहां वो कश्मीर को विकास का गिफ्ट दे रहे हैं। आज कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है, साथ ही आतंकवाद से मुक्ति का रास्ता अपना रहा है। धरती के स्वर्ग कश्मीर की जिन वादियों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को सेहत का मंत्र देंगे। नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कश्मीर के लिए बहुत ही खास माना जा रहा है। यह भी बता दें आपको कि इस बार पीएम का संवाद कश्मीर में आतंकवाद के ताबूत में अंतिम कील होगा। तो दूसरी ओर श्रीनगर में योग करके भी प्रधानमंत्री आतंक के खिलाफ बड़ा संदेश देना चाहेंगे कि अब कश्मीर में बुलेट नहीं बैलेट चलता है। रिपोर्ट दिखाते हैं। धरती के स्वर्ग पर आने का ये एहसास, ये अनुभूति शब्दों से परे है। नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। यहाँ बड़ा खुला मौसम, खुला बेफिक्र में आप कहीं भी घूम सकती हूँ। हमने जरूर यहाँ तब्दीली भी महसूस की है। लोग बाग स्वेच्छा से सुरक्षित महसूस हो कर रहे हैं। आज यहाँ आकर हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी उन्हें ज्वाइन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाने वाला योग का कार्यक्रम श्रीनगर में जो होगा, उसमें जम्मू कश्मीर के लगभग 50,000 लोगों की संख्या जुड़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के कारण एक आकर्षण बढ़ गया है और मुझे लगता है कि इसका आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को भी लाभ होगा। इन्होंने हमेशा से जम्मू कश्मीर को एक राजनीतिक विषय के रूप में देखा है, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का विषय हो, चाहे आर्टिकल 370 हो। हमेशा जम्मू कश्मीर की भावनाओं के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। आज पूरे कश्मीर के लोग जो घूमने जा रहे हैं वो आकर कहते हैं कि आज कश्मीर वास्तव में कश्मीर हो गया जो वर्षों से आतंकवाद में घिरा पड़ा था। तो बिल्कुल देखिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कश्मीर दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार उनकी कश्मीर यात्रा नए कश्मीर की झलक दुनिया को दिखाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले कश्मीर में विकास की कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन कश्मीर से बड़ी पिक्चर कल आने वाली है, जब पीएम मोदी इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर कल डल झील के किनारे योग करते हुए नजर आएंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार कश्मीर के दौरे पर आए तो उनका स्वागत फूलों से किया गया। लोगों ने पीएम मोदी पर फूल बरसाए तो जवाब में प्रधानमंत्री ने भी कश्मीरियों पर फूल बरसा दिए। आर्थिक तरक्की कर रहे कश्मीर के युवाओं से प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद किया। कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। कश्मीर की जिन वादियों में कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को सेहत का मंत्र देंगे। सुबह योग दिवस के मौके पर जब पीएम मोदी डल झील के किनारे योगासन करेंगे तो कश्मीर अब कैसे आतंकवाद से मुक्त हो रहा है, ये संदेश भी दुनिया तक पहुंचेगा। एक वक्त था जब श्रीनगर में आतंकियों की दहशत के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर बदल गया है। पहली बार श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम होने जा रहा है। पीएम मोदी डल झील के किनारे शेर कश्मीर स्टेडियम में योग करेंगे। उनके साथ कश्मीर के 9,000 लोग भी योग में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री हमारे साथ योगा डे मना रहे हैं हमारे शहर में, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आज हो रहा है कश्मीर में, जो यहाँ भी योगा हो रहा है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए। इस ऐतिहासिक पल में कोई खलल न आए, इसलिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। डल झील को अभेद्य बनाने के लिए नेवी के जाबाज कमांडो और मार्कोस भी मौजूद हैं। मार्कोस कमांडो की ताकत है नदी, समंदर और झील। कोई भी आतंकवादी झील के रास्ते से आने की हिमाकत करेगा तो उसका क्या हाल होगा, इन कमांडोज के हौसले से मालूम चल जाएगा। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मार्कोस भी जो हैं डल झील में लगातार अभ्यास कर रहे हैं और आज से ही इनको तैनात किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी तैनात किए गए हैं, लेकिन मार्कोस की अहम भूमिका रहती है। श्रीनगर में जुमे की नमाज के दिन योग दिवस का आयोजन हो रहा है। खास बात यह है, इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां साल है। ऐसे में पीएम मोदी कश्मीर से बड़ा कूटनीतिक संदेश देना चाहते हैं। कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम पाकिस्तान के मुंह पर भी करारा तमाचा होगा। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर पाकिस्तान कश्मीर पर दुष्प्रचार करता आया है। उस पाकिस्तान को अब जवाब मिल जाएगा कि नया कश्मीर अब शांति और खुशहाली की राह पर है। तो मुझे यहाँ बड़ा खुला मौसम, खुला बेफिक्र मैं आप कहीं भी घूम सकती हूँ। जरूर यहाँ तब्दीली भी महसूस की है, लोग बाग स्वेच्छा से सुरक्षित महसूस हो कर रहे हैं। यहाँ आकर हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी उन्हें ज्वाइन कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था और अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत उन्होंने घाटी को विकास की नई परियोजनाओं की सौगात देकर की है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। तो बिल्कुल देखिए, मोदी सरकार के कार्यकाल में कैसे कश्मीर बदल रहा है, उसे समझाने के लिए आपको 2 आंकड़े दिखाते हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर में 153 आतंकवादी घटनाएं हुई थी, जो 2023 में घटकर सिर्फ 41 तक रह गईं। इसी तरह 2019 में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 297 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, लेकिन साल 2023-24 में यह निवेश 2417 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मतलब 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करीब 4 गुना घट गई हैं। वहीं उन 4 वर्षों में निवेश 8 गुना बढ़ गया है। यह आंकड़ा एक और सच बताता है कि आतंकवादी घटनाएं कम होने से जम्मू कश्मीर का विकास बढ़ता है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ स्ट्राइक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी के सभी शहरों में पुलिस के आला अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गाड़ियों में हुटर और सायरन का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर बाराबंकी, कानपुर, लखनऊ, बहराइच, आजमगढ़, तकरीबन सभी जिलों में कुछ इसी तरह गाड़ियों से हुटर और बत्ती हटाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में 1 करोड़ रुपए से अधिक का चालान काटा जा चुका है। हालांकि पुलिस के इस अभियान को लेकर कहीं कहीं अधिकारी और नेताओं का ईगो भी सामने आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए सीएम योगी की पुलिस पूरी तरह से अभियान में जुट गई है। यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। क्या नेता और क्या अधिकारी, योगी जी की पुलिस किसी को रियायत देने के मूड में नहीं है। गाड़ियों में लगी लाल नीली बत्ती को हटाया जा रहा है। गाड़ी में लगे हूटर उतारे जा रहे हैं। नियम के खिलाफ गाड़ियों में लगाई गई काली फिल्मों को भी हटाया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को भी हूटर के शौक की कीमत चुकानी पड़ी। देवरिया की सड़कों पर पुलिस अभियान चला रही थी। नेताजी की गाड़ी में हूटर लगा था। पुलिस ने 2000 का चालान थमा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई पर अखिलेश प्रताप सिंह भड़क गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से कागज दिखाने को कहने लगे। मौके पे नहीं है, स्वीकार कर रहे हैं, मौके पे नहीं है। आप लोग इसी का चालान करते हैं, जहाँ
ये क्या सीएम योगी के इस आदेश के बाद केवल राजनेता और पुलिस ही नहीं बल्कि अधिकारी भी आमने सामने हैं। बाराबंकी में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां आईएएस की गाड़ी से बत्ती उतरवाना 2 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। जानकारी के अनुसार एसआई विष्णु कुमार शर्मा और मनोज कुमार सिंह ने बाराबंकी की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिव्या सिंह की गाड़ी में लगी नीली बत्ती को उतरवाया और कार्रवाई का वीडियो भी वायरल किया। बाराबंकी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने पुलिस कप्तान दिनेश कुमार सिंह से इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर दोनों दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया। बाराबंकी के बाद चलिए बहराइच, जहां नायब तहसीलदार की कार के चालान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नायब तहसीलदार की गाड़ी का चालान क्या हुआ, बाराबंकी का जिला प्रशासन ही दो फाड़ हो गया। इस एक्शन के खिलाफ तहसील के राजस्व कर्मियों और बार एसोसिएशन की टीम ने ट्रैफिक इंचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगला मामला उत्तर प्रदेश के ही कानपुर का है, जहां हूटर और काली फिल्म लगाकर कार्रवाई करने वाले दरोगा बाबू की गाड़ी ही सीज हो गई। दरअसल दरोगा अपने थाना क्षेत्र में बिना नंबर प्लेट और शीशे पर काली फिल्म लगाकर दूसरी गाड़ियों का चालान कर रहे थे। इस बात की शिकायत जब आला अधिकारियों को मिली तो एसीपी ने मौके पर पहुंचकर दरोगा की गाड़ी को ही सीज करने के आदेश दे दिए। यूपी के बाकी जिलों में भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आजमगढ़ में अब तक हूटर और बत्ती लगी 600 गाड़ियों का चालान किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि लाल नीली बत्ती अवैध रूप से लगाने वाले, पुलिस कलर्स का अवैध प्रयोग करने वाले तथा उत्तर प्रदेश शासन और भारत सरकार जो अधिकृत नहीं है ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखे जाने पर वाहनों के चालान की कार्रवाई की जाए। जाहिर है सीएम योगी के आदेश को पूरे यूपी में सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है और गैर कानूनी तरीके से हूटर और बत्ती का गलत इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर एक्शन लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गाड़ियों में हूटर लगाने के नियम क्या कहते हैं। तो हूटर और सायरन का इस्तेमाल इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस ही कर सकते हैं। इन्हें ही हर समय सायरन और हूटर बजाने का अधिकार नहीं है। एम्बुलेंस में मरीज होने पर ही सायरन और हूटर बजाया जा सकता है। इसके अलावा आग की सूचना पर जाते समय ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी में सायरन और हूटर का प्रयोग हो सकता है। इमरजेंसी की हालत में पुलिस भी सायरन के इस्तेमाल का पुलिस को भी यहां पर अधिकार है। तो देखिए, एक दौर था जब अतीक अहमद प्रयागराज में अपनी दबंगई के दम पर किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर लिया करता था, लेकिन अब वक्त का पहिया घूम चुका है। अतीक तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अतीक की काली कमाई की पाई पाई का हिसाब जारी है। आज अतीक के भाई की पत्नी के आलीशान मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला और देखते ही देखते 50 करोड़ की संपत्ति जमींदोज हो गई। उत्तर प्रदेश में खौफ और दहशत का दूसरा नाम अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके कुकर्मों का हिसाब अब भी जारी है। जिस प्रयागराज में कभी अतीक अहमद और उसके भाई का सिक्का चलता था, वहां अब अतीक और उसके भाई के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चल रहा है। यह आलीशान मकान अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा का था, जिस पर 24,000 का इनाम भी घोषित है। पुलिस का कहना है कि अशरफ ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जैनब के लिए आलीशान घर बनवाया था। जानकारी के अनुसार मामला प्रयागराज के सल्लापुर इलाके का है। यहीं पर वक्फ बोर्ड की जमीन थी, जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने घर का निर्माण कराया था। यहाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड की 50 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को हड़पने के मामले में केयरटेकर महबूद अशरफ, फातिमा सहित कई अन्य लोगों पर केस दर्ज करवाया था। जिशान फातिमा के नाम से ये बिल्डिंग बनाई गई थी और नोटिस किया गया था। ये वक्फ की जमीन पर वक्फ की जमीन पर निर्माण था। हमने उत्तर प्रदेश नगर नियोजन विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत इन्हें नोटिस दिया था
और नोटिस में इन्होंने अपने वैधानिकता को और ओनरशिप को साबित नहीं कर पाए, तो इसलिए इस पर ध्वस्तीकरण आदेश था, उसी के तहत आज ये मकान ध्वस्त किया जा रहा है। दरअसल अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में अपना जो दबदबा कायम किया था, उसमें अतीक को उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी जैनब फातिमा और खुद अतीक की पत्नी शाइस्ता का भी साथ मिला था। यूपी में अतीक के अपराधों का जो क्राइम चार्ट है, उसमें भले ही सबसे अधिक गुनाह अतीक के नाम पर दर्ज हों, लेकिन एक से बढ़कर एक संगीन जुर्म को अंजाम देने में अतीक अहमद को अपने रिश्तेदारों का भी पूरा साथ मिला। मगर यूपी की सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, जिसके बाद जमीन हड़पने वाले माफियाओं पर यूपी पुलिस ने प्रहार शुरू कर दिया और ये सिलसिला अब भी जारी है, जिसकी जद में अब अतीक के भाई की फरार पत्नी जैनब फातिमा भी आ गई है। यूपी में अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह अतीक अहमद ने अपनी हनक से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी की है। अतीक अहमद की मौत के बाद भी उसकी काली कमाई की एक एक पाई का हिसाब किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश है, जिस पर हत्या की साजिश का आरोप है। लेकिन पति और बेटे की मौत के बाद भी अब तक शाइस्ता पुलिस की पकड़ से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां राजधानी कोलकाता के राजभवन में राज्यपाल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और सीएम के जुबानी जंग की खबरें तो आम रहती हैं, लेकिन इस बार मामला राज्यपाल को जान के डर तक पहुंच गया है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। क्या दीदी के राज में राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं? पश्चिम बंगाल की पुलिस से क्यों डरे महामहिम? यह है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ इनकी तनातनी की खबरें तो आम हैं, लेकिन अब ये नए स्तर पर पहुंच चुकी हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं राजभवन में तैनात मौजूदा कोलकाता पुलिस के साथ सुरक्षित नहीं हूं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचित किया कि राजभवन में कोलकाता पुलिस के साथ मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने ममता सरकार से राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों के द्वारा जासूसी किए जाने की शिकायत की है। राज्यपाल की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि जासूसी का काम प्रभावशाली लोगों के कहने पर हो रहा है। अगर खुद गवर्नर ने बोल रहे हैं कि हम सिक्योर नहीं है इस पुलिस से, ही इज फीलिंग इनसिक्योर, अगर ऐसा स्थिति है तो पश्चिम बंगाल में क्यों ये सरकार है? 2 महीने पहले ही राज्यपाल सीवी बोस पर राजभवन में काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद राज्यपाल और पश्चिम बंगाल पुलिस आमने सामने आ गई थी। आरोपों का खंडन करने के लिए राजभवन की तरफ से बाकायदा सीसीटीवी फुटेज जारी किए गए थे और अब राज्यपाल आनंद बोस ने बंगाल पुलिस के बहाने ममता बनर्जी पर नए आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा के पीड़ितों को राज्यपाल से मिलने नहीं दिया था, जबकि राज्यपाल ने मुलाकात के लिए लिखित अनुमति भी दे दी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बंदे की कार्रवाई करते हुए उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनसे मारपीट की जा रही है, मगर पुलिस शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिजनों के साथ बीजेपी दफ्तरों में रहने को मजबूर हैं। मगर सवाल उठता है कि जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ही सूबे की पुलिस पर भरोसा नहीं है, फिर भला राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।